हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल तो नहीं कह सकते, बट एकदम से ऐसा लगता है यार ये कैसे हो सकता है, टू वाला कैसे पहुंच जाएगा, है ना। वन को पहुंचना चाहिए था या दोनों को बराबर पहुंचना चाहिए था। तो चलिए इस पे बात करते हैं और एक दो मतलब इसको डिटेल में समझेंगे ताकि एक दो क्लैरिटी भी आएगी। कई बार हम कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ज़रा सोचिए कि मान लो किसी भी एक पॉइंट पे कि भाई हम इस पॉइंट की बात करें यहाँ पे। तो अगर हम पाथ वन की बात करें तो आप इसको ऐसा मान लीजिए कि ये किसी एक एंगल पे है। ठीक है। तो जो जी का डायरेक्शन है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और हमने ये एज्यूम कर लिया कि दिस एंगल इज थीटा। तो एज फार एज पाथ वन इज कंसर्न, तो ये ऑलवेज यहाँ पे जी कॉस थीटा ही एक्सेलरेशन होगा। इसमें कहीं से कोई पंगा नहीं है। ठीक है सर। तो अगर हम पाथ ए की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बी की बात कर रहे हैं, अगर टू वाले पाथ की बात कर रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट पे एंगल अलग अलग होगा। तो किसी एक पॉइंट पे चलते हैं, जैसे हम शुरुआत में चले जाएं, है ना, और बिल्कुल मिड ऑफ द पाथ पे आए। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बराबर है। जरा सा सोचिएगा, यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ पे देखेंगे तो ये और ये दोनों एक डायरेक्शन में आए, लेकिन इसके पहले हमेशा ये ज़्यादा स्टीप था। ये हमेशा ज़्यादा स्टीप था। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस पॉइंट से पहले यहाँ तक कहीं पे भी बात करूँ, किसी भी यहाँ 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 कहीं पे भी लिखूँ, तो मुझे जो किसी एक पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचना पड़ेगा, किसी भी, मैं यहाँ पे टेंजेंट खींच दूँ, यहाँ कहीं पे भी खींचूँ, ये इससे छोटे एंगल पे होगा, मतलब ये अल्फा पे होगा। ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट पी पे अगर हमने बात कर ली, किसी भी एक पॉइंट पी पे बात कर ली कि भाई हमने यहाँ पी पॉइंट पे बात कर ली और यहाँ पे हमने टेंजेंट खींच दिया। ठीक है जी। और हम लोग यहाँ ए से ए डैश तक की बात करें, वेर ए डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कर्व पाथ। ठीक है जी। तो ए टू ए डैश, ए से ए डैश के बीच में अगर हम बात करते हैं तो अल्फा इज ऑलवेज लेस देन थीटा। एग्जैक्टली एट ए डैश अल्फा थीटा को बराबर कर लेता है, मतलब अल्फा थीटा के बिल्कुल पास पहुंच जाता, इनफैक्ट इक्वल हो जाता है जब वो यहां पहुंचता। देखो यहां पे देखोगे तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हुआ। ठीक है जी। तो यहां पे अगर हम पी पॉइंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, इट वुड बी जी कॉस अल्फा। स्मूथ है वो, तो जी कॉस अल्फा। यहां तक बात समझ आ रही है सर? ग्रेट। लेकिन हमें क्या था, हमें यहां पे देखना था सर, है ना। हमें अगर यहां से देखना है तो हम ध्यान से देखते हैं, तो अगर इस तरफ इस लाइन के अलॉन्ग ही देख लें तो हम ये करें कि पाथ टू का, अगर हम पाथ टू का अलोंग ए बी थ्रू पाथ वन, थ्रू पाथ वन, अगर हम एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लिखना चाहें तो कितना होगा, जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा इनटू कॉस बीटा हो जाएगा, वेयर दिस एंगल इज बीटा। मेरी बात समझ रहे? अब ये कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ये एक रॉड बना हुआ है। तो रॉड में किसी एक पॉइंट पे आप देखोगे, अगर ये था एंगल, तो ये एंगल के हिसाब से ये एक्सेलरेशन आ गया जी कॉस अल्फा। अब इसका डायरेक्शन, अगर हमें इसका कंपोनेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में लिखना है, देन वी हैव एवरी राइट टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन। हम यहां से बिल्कुल इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया और रिजॉल्व करके लिख दिया सर। तो एक्सेलरेशन अलोंग दिस लाइन जो आया वो तो ये आया पाथ टू का, पाथ टू का जो पार्टिकल था उसके लिए। अब देखो, अगर हम यहां पे बात करें तो अलोंग ए बी, ठीक है, अगर हम ऑफ वन, फॉर द पार्टिकल ऑफ वन या पार्टिकल वन की बात कर लें, तो पार्टिकल वन की अगर बात करते हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली जी कॉस थीटा है, एंड इट कैन बी रिटन एज जी कॉस अल्फा प्लस थीटा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा सर। जी कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं।
भाई ये पूरा थीटा है तो अल्फा प्लस बीटा तो लिख ही सकते हो। बस यहाँ से देखो गाड़ी एकदम से चमकेगी। तो भाई इस एक्सेलरेशन को जी कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा लिख सकते हैं क्या? बात समझ आई सर? तो यहां पे क्या था, ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल टू अलोंग ए बी, ये लाइन, ये पार्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वन अलोंग ए बी, ये तो इतना होगा ही। तो क्लियरली आप देखो बेटा, क्लियरली आप देखो, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ टू है अलोंग ए बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ वन अलोंग ए बी। क्यों? क्योंकि ये टर्म और इससे ये एक टर्म माइनस हुआ है जो कि नॉन जीरो टर्म होगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। मतलब ए से यहां तक पहुंचने में, यहां तक की बात कर रहे हैं, ये ऐसा पहुंचा सर और ये इस होकर के पहुंचा, तो इसका जो एक्सेलरेशन हमने लिखा अलोंग दिस लाइन वो ऑलवेज इससे ज्यादा था। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा था टू को, वो लेस देन टाइम वन हो जाएगा, लेस देन टाइम वन हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि अलोंग दिस लाइन एक्सेलरेशन यहां पे कम था और इसका कंपोनेंट अलोंग दैट लाइन जो जा रहा था वो ज्यादा जा रहा था, तो हायर एक्सेलरेशन लोअर टाइम, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो थी। अब यहां पे आकर के दोनों की वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही हो गया। अगर मैं इसको v1 लिख दूं, इसको v2 लिख दूं, तो ये बड़े आराम से कह दोगे कि v2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन v1। अब तुम एनर्जी से सोचो तब भी कि ये कम हाइट तक उतरा है, ये ज़्यादा हाइट उतरा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से देखेंगे तब भी हमें स्पीड ज़्यादा मिलनी चाहिए। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें अलोंग दिस लाइन ऑलवेज ज़्यादा था, तो वेलोसिटी वहाँ से भी ज़्यादा मिलनी है। बात समझ आई? अब देखो ज़्यादातर इससे तक, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि यहाँ तक अगर हम देखें तो इसका एक्सेलरेशन, इसका जो इस तरफ टू वाले का जो एक्सेलरेशन अलोंग ए बी था वो उससे ज़्यादा था। मतलब यहां पे आके उसकी वेलोसिटी, यहां पे आज की जो वेलोसिटी की बात करें तो इसकी अलोंग दिस लाइन ज्यादा है और इसकी क्या है, कम है। अब देखो वो अलोंग दिस लाइन वेलोसिटी कंपनसेट होने में थोड़ा और वक्त लग जाएगा, थोड़ा और डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। अब मान लो यहां पे आकर के दोनों की वेलोसिटी अलोंग द सेम लाइन या अलोंग द लाइन ए बी बराबर हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद अलोंग दिस लाइन कम होना शुरू, ये वाला कम होना शुरू हो जाएगा और ये बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि यहां पे आके दोनों की स्पीड बराबर होनी है। एनर्जी कंजर्वेशन से बात करें तो यहां पे आकर के बराबर, मतलब इसके पहले ही अब ये जो है अलोंग दिस लाइन वाले से बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कभी भी इतना नहीं बढ़ जाएगा कि इतने मार्जिन को कंपनसेट कर ले, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पे बी की वेलोसिटी, टू की वेलोसिटी अलोंग ए बी इससे ज्यादा रही है, ठीक है। मतलब टाइम क्या होगा, कम लगेगा। मेरी बात समझ रहे? मैं फटाफट एक बार फिर से समझा दूं। तो ये देखो, ये पाथ हुआ और ये पाथ हो गया जी। तो आपने ये देख लिया था कि यहां तक तो एक्सेलरेशन टू का अलोंग ए बी ऑलवेज वन से ज्यादा था। मतलब यहां पे अगर इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, सो डेफिनेटली v2 इज ग्रेटर देन v1। और यहां इसके पहले हर पॉइंट पे ऐसा ही था, अलोंग दिस लाइन वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा था। अब इसके बाद अब देखो इसका एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, मतलब अब जो है इधर का एक्सेलरेशन a डैश और इधर का एक्सेलरेशन a डबल डैश अब जो है a डबल डैश a डैश से कम हो गया। लेकिन वेलोसिटी यहां पे ज्यादा थी ये वाली, तो ये कंपनसेट होते होते थोड़ा और टाइम लगेगा। अब मान लो यहां पे आके इसकी वेलोसिटी v डैश v और अब यहां पे इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन v डबल डैश हुआ। अब दोनों बराबर हो गया। अब क्या होगा, अब इसका एक्सेलरेशन तो ज़्यादा था इधर, अब ये v डैश इससे अलोंग दिस लाइन बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब देखेंगे तो ये v फाइनल और इसका v फाइनल दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का होगा। मतलब इसका जो कंपोनेंट होगा वो डेफिनेटली अब कम होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पाथ पे टू की वेलोसिटी ज़्यादा थी वन के कंपैरिजन में। बहुत छोटे पीरियड में टू की वेलोसिटी जो है वन वाले से कम हुई। इन टोटलिटी यू विल फाइंड कि भाई टू से कम टाइम लगेगा इन कंपैरिजन टू वन। तो एक बहुत ही प्यारा सा सवाल था
जो बहुत अलग-अलग तरीके से इसको समझा लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे एक कन्विंसिंग अप्रोच लगा, बिना इंटीग्रेशन में गए। अदरवाइज़ हमें बहुत इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वो भी तब जब हमें इस पाथ का इक्वेशन पता हो कि ये कैसा पाथ है, सर्कुलर है, क्या है, ठीक है? तो अभी ये तरीका मुझे सबसे बेहतरीन लगा था, डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट को समझ लेने के लिए, ठीक है? तो आई होप आपको बातें समझ आई होगी। चलिए, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है?